नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। इनका बहुत परिचय देने की अब जरूरत नहीं है, आप देखते हैं इनको। इनका स्वागत भी हम लोग चलते फिरते कर लेते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे आनंद जी, वह होगा शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर किस तरह डीप स्टेट का साया है, या कहें भारत। और जब मैं भारत द्रोह की बात कहता हूं तो वह अपने आप में हिंदू द्रोह होता है, क्योंकि भारत का मतलब हिंदू है, हिंदू का मतलब भारत है। और अगर इससे किसी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति जहां चाहे रख सकता है, खासतौर से उन जगहों पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। बहरहाल, एक रिपोर्ट आई जामिया की, जिस पर हम लोगों ने कल बात की थी, और मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा दर्शकों। जामिया में बाकायदा ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जामिया कन्वर्जन का, दलितों के उत्पीड़न का, पसमानदा मुसलमानों के शोषण का अड्डा बना हुआ है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो पैनल बना है उसने ये बात कही है। और ये आग केवल अपने देश की नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनियन, बड़ा नाम है, ऑक्सफोर्ड में चले गए, हार्वर्ड में चले गए, अरे रे रे, उसी से। और मुझे एक उस शब्द का इस्तेमाल करने को एक दर्शक ने मना किया है कि आप लोग उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो अनहद खुशी जो मिलती है, आहा हा, हार्वर्ड में चले गए, जिसका झूठा प्रोफेसर होने को एनडीटीवी की एक पूर्व एंकर ने उसका झूठा प्रोफेसर बन के भी हल्ला कर दिया था। ये हार्वर्ड वही है जिस पर मीसा भारती ने खाली मंच पर फोटो खिंचवाकर और ये भी हल्ला कर दिया कि हम यहाँ पढ़े थे। ये देखिए कि कॉलोनियल हैंगओवर, हम कितने गहरे पतित हैं। हमारे पातित्य की सीमा नहीं है आनंद जी, कि हार्वर्ड के खाली मंच पर हम खड़े हो जाते हैं और लिख देते हैं। और वो मीसा भारती यहाँ नेत्री है, वो हमारी संसद में बैठती है, माननीय है। बहरहाल, ऑक्सफोर्ड में एक सो कॉल डिबेट हुई, जबकि कश्मीर से 370 हट चुके हैं, वहां चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार आ चुकी है, काम धाम चल रहा है, वहां इस बार दिवाली भी मनी, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। तब कश्मीर की स्वतंत्रता पर, क्योंकि ये लाल मुंह वाले गोरे बंदर जो हैं, ये अभी भी इसी मुगालते में है कि वो हम सभी असभ्यों को सभ्य करने के गुरुतर कार्य से प्रेरित हैं, और उनको भगवान ने ये काम दिया है, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन सिंड्रोम कहा जाता है। जबकि ये खुद और इनके जो पूर्वज थे यूरोपियन असभ्य, इन्होंने 200 साल पहले तो नहाना सीखा है। और नहाने पर एक अलग बात होगी कि थ्रोइंग द बेबी विद द वाटर, उसका क्या मतलब है, और ये एक ही पानी को कितना नहाते थे और कितनी बार नहाते थे। इसके राजा महाराजा भी साल में एक बार नहाते थे। बहरहाल, ये हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने एक सेमिनार सो कॉल्ड का आयोजन किया स्वतंत्र कश्मीर के ऊपर। अब इसके पैनलिस्टों को जानिए। पैनलिस्टों में जस्टिस फाउंडेशन, नाम बड़ा अच्छा लगते हैं, और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का नेतृत्व करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल अयूब था। और जेकेएलएफ, जो एक आतंकी संगठन है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका पॉलिटिकल ब्यूरो है, चुटकुले सुनते जाइए। और उसका अध्यक्ष प्रोफेसर भी है, जिहादी जफर खान इसमें शामिल था। एक बालक उठा और उसने कहा कि ये जिहादियों का अड्डा है, ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो अध्यक्ष है वो आईएसआई का एजेंट है, और मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि जेकेएलएफ आतंकी संगठन है। और उसने 1994 में भारतीय राजनयिक रविंद्र महात्रे की हत्या का भी जिक्र किया, जिसका 1984 में जेकेएलएफ ने अपहरण किया था और हत्या कर दी थी। वो व्यक्ति कौन था, वह बालक कौन था? गलती से वो भी ब्राह्मण था, आदर्श मिश्रा। इसके लिए आप ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को गाली दे सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देखकर गाली देना चाहे। बहरहाल आनंद जी, जामिया से ऑक्सफोर्ड तक डीप स्टेट थक नहीं रहा है महाराज? देखिए, डीप स्टेट थकेगा ये उम्मीद करना बहुत ही बेकार सी बात है। उनके पास बहुत पैसा है, और दूसरा सिस्टम आप देखिए कि
इनके पास पैसा आता कैसे है, तो अपनी तनख्वाह का, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत जो होता है, वो हर बार 2.5% चाहे आप ज़कात का जोड़ लें, करीब-करीब 2.5% के आसपास होता है। उसे आप ज़कात में जो दिया जाता है उसकी तरह जोड़ लें, या फिर आप और दूसरे संगठनों का जो ऐसा काम होता है उसमें जोड़ लें। तो ये पैसा उनके पास लगातार आता है और ये पैसे का, फंड का उनके पास एक बहुत बड़ा भंडार है। इसकी तुलना में हिंदुत्ववादी या हिंदू लोग जो होते हैं, सीधे-सीधे हिंदू कहें तो, वो अपनी तनख्वाह में से कोई एक निश्चित अमाउंट दान करेंगे ही, या जमा करेंगे ही, इकट्ठा करेंगे ही, ऐसा नहीं होता। तो ये जो पैसे का हिसाब-किताब है, ये बहुत डिफरेंट है। एक साइड आपके पास फंड ज़ीरो है और दूसरी साइड आपके पास अकूत संपत्ति है, जिससे आप बार-बार इस तरह के हमले कर सकते हैं। तो ये जो आयोजन हो रहा है, ये कोई पहला आयोजन है ऐसा नहीं है। हार्वर्ड, प्रिंसटन वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की, अ, या ब्रिटेन की, या पश्चिमी देशों की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी ने मिलकर 2021 में डिसमैंटलिंग हिंदुत्व नाम का एक कॉन्फ्रेंस किया था। एक्सक्यूज़ मी। इस कॉन्फ्रेंस पे तरह-तरह के विवाद आए थे, तरह-तरह के हंगामे हुए थे, और इस कॉन्फ्रेंस को अगर आप आज भी देख लें कि इस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले कौन-कौन लोग थे, तो आपको दिखेगा कि एक कतार में सारे के सारे जितने हिंदू विरोधी होते हैं, वो सब के सब आपको मिल जाएँगे। चाहे वो इतिहास में हिंदुओं का विरोध कई किताबें लिख रहे हों, जैसे मान लीजिए कि वेंडी डॉगनियर वगैरह की जो किताबें आती हैं, या फिर आपको राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म जैसी जेफर लॉट की किताबें आती हैं। तो वो सारी किताबें और वो सब कुछ जो था, वो सारे लिखने वाले और वो सारे उस पक्ष से बोलने वाले, वो सभी के सभी उस आयोजन में आपको दिखेंगे। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, इसके बारे में एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा मुझे याद आता है कि ये जो तस्वीरें खिंचा लेने की बात आप कर रहे हैं ना, वो कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हम लोग भी किसी आयोजन में जब जाते हैं, तो हम तो व्यक्तिगत तौर पे ये करते रहे हैं कि किसी आयोजन में गए और मंच पर से मुझे भाषण देना था। भाषण देने के बाद जब नीचे उतर के आए, और खत्म होने के बाद, आयोजन खत्म होने के बाद, कई बार बच्चे जो होते हैं, कॉलेज के, स्कूल के जो छात्र-छात्राएँ होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को हम सिखा देते हैं कि एक काम करो, आयोजन तो खत्म हो चुका है, अब ऐसा करो, स्टेज पे चढ़ जाओ और किसी को बोलो तुम्हारी तस्वीर खींच लेगा, और ऐसा लगेगा कि तुम इस आयोजन में वक्ता थे, और उसको तुम अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर लेना। तो ये बदमाशी हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो ये बदमाशी जो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, वही बदमाशी अब कोई नेता पुत्री कर रही है, हार्वर्ड जा कर के, वहाँ पे स्टेज पे खड़ी होकर के और तस्वीर खिंचा करके, और अपने समर्थकों में थोड़ी तारीफ बटोर रही है। तो इतने से लालच को हम बहुत बुरा नहीं कहते। खैर, उनकी खानदानी आदत है इस किस्म की चोरी वगैरह करना। क्या है कि उनके पिताजी भी जो थे ना, उन्होंने भी कह रखा था कि हमने रेलवे को जो है वो घाटे से फ़ायदे में ला दिया, और बाद में जब यूनिवर्सिटी के छात्र सचमुच देखने के लिए आ गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र, और उन्होंने जाँच करके देखा, तो देखा कि ये तो सारा हिसाब-किताब को ऊपर-नीचे करके और फर्जीवाड़ा करके कह दिया गया है कि रेलवे फ़ायदे में आ गई। असल में रेलवे फ़ायदे में आई-वाई नहीं थी, और इसके बाद कोई केस स्टडी रेलवे पर हुई नहीं। तो उनके बाप भी वही करते रहे हैं, तो बिटिया भी अगर कर रही है एक बार स्टेज पे खड़े होकर के, तो कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। वापस आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर, जो यूनिवर्सिटीज़ में ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो भारत में सिर्फ़ अगर हम लोग देखें, सिर्फ़ भारत में, तो 1950 के दौर में पीसी जोशी जो थे, जो कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे, और बाद में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से लात मार के निकाल दिया गया। आजकल अनपर्सन हो गए हैं। अनपर्सन होने का मतलब, जो साधारण लोग नहीं जानते हो, वो ये होता है कि कम्युनिस्टों में अनपर्सन कर देने का मतलब होता है रोटी-पानी बंद कर देना, या बिरादरी से बाहर कर देना। उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे, लेकिन आज अगर आप पीसी जोशी का नाम ले लेंगे किसी कम्युनिस्ट के बारे में, तो वो कोई भी जवाब आपको नहीं देगा। ना तो वो हाँ कहेगा, ना कहेगा कि वो थे मुखिया या नहीं थे मुखिया, या क्या उन्होंने किया। तो बिल्कुल अनपर्सन कर देना इसको कहा जाता है। ऐसा ही अनपर्सन कर देना जो होता है, वो एक और मामले में आपको दिख जाएगा। जिन नेताओं का नाम लिया जाता है नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू करने के लिए, उन नेताओं का अगर आप नाम लेंगे, तो उनमें से भी कुछ लोग जो थे वो अनपर्सन हो गए थे, तो उन नेताओं का भी सभी का नाम नहीं लिया जाता। तो ये अनपर्सन करना होता है, तो वो अनपर्सन हो गए थे पीसी जोशी। लेकिन पीसी जोशी ने जो काम शुरू किया था, उस काम को कम्युनिस्टों ने बंद नहीं किया। पीसी जोशी ने शुरू क्या किया था, तो पीसी जोशी ने यूनिवर्सिटीज़ में अपने लोगों को घुसाना शुरू कर दिया था। वामपंथी झुकाव के लोग पहले पीएचडी में आए,
पीएचडी के स्टूडेंट के तौर पर, फिर पीएचडी के स्टूडेंट के तौर पे जब वो एक बार पीएचडी कर गए, तब फिर वो प्रोफ़ेसर बने। पुराने ज़माने में क्या था कि पीएचडी होना ज़रूरी था प्रोफ़ेसर होने के लिए, और बाद में अब नेट वगैरह की परीक्षा होने लगी है, एनईटी, जेआरएफ वगैरह की परीक्षाएँ जो होती हैं। लेकिन पहले पीएचडी होना ज़रूरी होता था। तो पीएचडी करके एक बार जब आपके कुछ छात्र उसमें घुस जाते हैं, फिर वो प्रोफ़ेसर हो जाते हैं, फिर अपनी ही विचारधारा के लोगों को लाने लगते हैं, और 1950 से 70 साल तक ये चलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में अब तक इस तरह के लोग जी। भारत में पीएचडी वगैरह होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप किसी खानदान के करीबी हैं, तो आप अगर जी, सड़क जी। पर जा रहे हैं तो आपको प्रोफेसर बना दिया जा सकता है, आपको एम्बेसडर बना दिया जा सकता है। आप अगर किसी एक्सीडेंटल हिंदू के की बहन हैं, तो आपको राजदूत भी बना दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी टोटी चोर के कोई बहुत मुंह लगे हैं, तो आपको सड़क से उठाकर रातों रात यश भारती सम्मान वम्मान देके और एमएलसी वगैरह भी बना दिया जा सकता है। तो भारत में ये सब योग्यता वगैरह की बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं। जी। ठीक है, तो ये जो अब पीसी जोशी ने जो हरकत भारत में शुरू की थी, वो सिर्फ़ भारत में शुरू हुई थी ऐसा नहीं है। ये विदेशों में भी शुरू हुई थी करीब-करीब उसी दौर में। तो अब जो है आपको जो सारी जमात दिखेगी यूनिवर्सिटीज़ में जिनको आप बुद्धिजीवी कहते हैं। उनको अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको लेफ्ट लीनिंग धड़ा बहुत बड़ा-सा आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट लीनिंग नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी या आपको अकादमिक क्षेत्र में कहिए कि आगे बढ़ना जो होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को साबित करने के लिए एक सोकोल एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर गूगल पे सर्च करेंगे SOKOL सोकोल एक्सपेरिमेंट, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने वामपंथी शब्दावली भर के बकवास लिख दी थी। वामपंथी शब्दावली का मतलब होता है कि माइनॉरिटीज़, डाउन ट्रोडन, इस तरह के शब्द जो हैं वो उठा कर के भर दिए एक लेख में, और उस पूरे लेख का कोई मतलब नहीं निकलता था कहीं से भी। मतलब पैराग्राफ का कोई अर्थ ही नहीं था, बिल्कुल अनर्थ था। लेकिन उसमें जो ये शब्द भरे हुए थे, उसकी वजह से उसे छाप दिया गया, और छापने के कुछ समय बाद जो सोकोल साहब थे, उन्होंने कह दिया कि भैया देखो मैंने ये बकवास लिखी थी और इसे इन लोगों ने पीयर रिव्यूड जर्नल में छाप भी दिया है। अब बड़ी बेइज्जती हुई, तो काफ़ी हंगामा मचा, लेकिन सोकोल एक्सपेरिमेंट जो है वो एकेडमिक जगत में काफ़ी विख्यात होता है, काफ़ी जाना जाता है। जो लोग अकादमिक जगत से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं होगा सोकोल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था और कैसे वामपंथियों की पोल खोली गई थी। तो वो लोग चाहें तो इसको सर्च करके एक बार पढ़ के देख सकते हैं। तो ये जो वामपंथी धड़ा पूरा का पूरा घुस गया हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका फ़ायदा वामपंथियों को ये हुआ, जो क्रिश्चियन वाली माइथोलॉजी में कहा जाता है ना कि शैतान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि शैतान है ही नहीं, अधिकतर लोगों को ये समझा दो, कि शैतान कुछ होता ही नहीं, शैतान है ही नहीं। तो वामपंथ कुछ होता ही नहीं, वामपंथ खत्म हो चुका है, वामपंथ नहीं है अब। ये चीज़ जो साबित कर दी गई, आज की तारीख में अगर आप वामपंथ की बात करेंगे, तो कई जो है वामपंथी खुद जो लिबरल अपने आप को कहने लगे हैं, वो लोग कह देंगे कि वामपंथ तो कुछ होता ही नहीं। असल में उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ़ लाल झंडा हटा के रख दिया है, सोच वही है, विचारधारा वही है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप लाल झंडे से मत पहचानिए इन लोगों को। इन लोगों को इस बात से पहचानिए कि क्या ये आप में गिल्ट फीलिंग जगाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये आपको किसी तरह से हीन भावना से ग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही वो कहता है, कोई भी अगर ऐसी बात कहता है कि गरीब भूखा मर रहा है और तुम बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हो, मतलब आप में हीन भावना जगाने की कोशिश की। जैसे ही ये हीन भावना जगाता हुआ कोई भी दिखे, तो आप पहचान लीजिए कि वो वामपंथी है। तो ये जो पूरा धड़ा था, ये पूरा धड़ा जो है वो आज आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिलेगा, प्रिंसटन में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में मिलेगा। और ये लोग क्या कर रहे होते हैं, तो ये लोग अपने जो नाजायज़ औलाद इस्लामिस्ट होते हैं, इस्लामिस्ट इनकी नाजायज़ औलाद होती है, 2 बापों की औलाद होते हैं इस्लामिस्ट, तो उसमें ये एक बाप जो होता है वो कम्युनिस्ट होता है। तो ये कम्युनिस्ट बाप जो होते हैं इनके, वो लोग इनको जगह देना शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो वो लोग इनको जगह देना शुरू करते हैं, और एक बार जैसे ही जगह मिल गई, तो फिर जो है ये लोग उस धड़े को, उस विचारधारा को ये लोग अपने तरीके से पुश करने की कोशिश करते हैं। भारत के उदाहरणों से आप इसकी तुलना ज़्यादा आसानी से कर पाएँगे। भारत के उदाहरण जैसे कि आप इकबाल का नाम ले लीजिए। अल्लामा इकबाल कहा जाता है हमेशा। आप उसकी कविताएँ जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो घनघोर इस्लामिस्ट था। और कहा क्या जाता है? कहा जाता है कि वो वामपंथी था। ऐसे ही अगर आप देख लेंगे कैफ़ी आज़मी का लिखा हुआ, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये तो घनघोर इस्लामिस्ट था।
लेकिन ये साबित क्या किया जाता है? साबित ये किया जाता है कि ये तो बड़ा कम्युनिस्ट था और बिल्कुल ईश्वर को ना मानने वाला, ये वो सारा कुछ। यही चीज़ आपको अभी के दौर में जो आपको एक कैफी आज़मी उनकी बेटी की शादी किससे हुई थी? आप शबाना आज़मी की? आप फवाद अख्तर की बात करें हाँ, या अजगर वजाहत की बात करें, ये जितने इस्लामिस्ट हैं ये अपनी ये जीन्स की सब जेब आपको में फैज कैप लेके घूमते हैं। और जुम्मे को जब हमने इनको देखा है कि चुपके से जब ये जेएनयू की गेट फांद कर और नमाज पढ़ने जाते थे, तो ये सब के सब केवल कहने को हैं। और विदेशी यूनिवर्सिटीज की जो आपने बात की, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि अभी हाल ही में जो 3 बहुप्रतिष्ठित, हालांकि मैं तो इनको कूड़ेदान से अधिक कुछ नहीं समझता, लेकिन मेरे समझने से क्या होता है, लोग ये भी कह सकते हैं कि, और ठीक ही कहेंगे, कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन आपको अभी आनंद जी याद होगा और दर्शकों श्रोताओं की इसी हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स और पेंस यूनिवर्सिटी के डीन को तलब किया गया था और शायद एक को निकाला भी गया था, क्योंकि उन्होंने ज्यूज के खिलाफ जो उनकी यूनिवर्सिटी में हो रहा था उसको होने दिया। और उसके बाद, मतलब उस विभत्स आक्रमण के बाद भी उनकी यूनिवर्सिटीज में जो फिलिस्तीन के नाम पर हुआ, और उसमें उसे वो डिफेंड करते हैं। पेंस यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर की वो निर्लज्ज हंसी मैं भूल नहीं पाता हूं, जो मैंने उसके वीडियो में देखा। जब उससे ज्यूज के कत्लेआम पर पूछा गया तो वो हंस रही थी। तो इनका चाल चरित्र चिंतन तो पता ही है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मैं जानता ही हूँ। मैं तो इनकी सर्वश्रेष्ठ खदान, इनके मक्का का उत्पाद हूँ, जेएनयू का। तो हमने तो देखा है कि इस्लामिस्ट और मार्क्सिस्ट कैसे वहां बिहेव करते हैं। जी। तो ये जो अब दरअसल भारत का उदाहरण हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि भारत के उदाहरण से लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, लोग ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे किस्म के प्रकाशन की, ऐसे किस्म के ग्रंथों की कोई कमी नहीं रही है। अगर आप सिर्फ़ इंडोलॉजी को एक सब्जेक्ट की तरह देखें तो भारत की किसी यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट होता हो, इंडोलॉजी से आप एमए कर सकते हो या फिर ये आप बीए कर सकते हैं इंडोलॉजी से, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कम से कम याद नहीं आता कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप इंडोलॉजी से आप बीए या एमए की पढ़ाई कर सकते हैं और ये स्थिति तब है जब 17 यूनिवर्सिटी तो सिर्फ बिहार में है। अब कुछ कुछ जगहों पर शुरू हुआ है, जैसे जी, जेएनयू में भी कुछ सेंटर्स आए हैं जिसमें आप नहीं कर सकते हैं, वो संस्कृत सेंटर्स अध्ययन सेंटर में। वो सेंटर्स जो है वो इंडोलॉजी के नहीं है। एक इंडोलॉजी के सब्जेक्ट नहीं नया है। एक 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 आप नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया गया है। जी इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस कहा जी जाता है उसको। और जी अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह का सिलेबस देखेंगे तो सबसे नीचे में ये आपको इंडोलॉजी और हिंदू स्टडीज जो है वो एडेड मिल जाएगा। तो ये नए सब्जेक्ट जो है वो अभी हाल में ही 2-3 वर्षों में, पिछले 2-3 वर्षों में ऐड हुए हैं। तो 2-3 वर्षों में होने से कुछ होता नहीं है, 2-3 वर्षों में कोई उसमें से पास आउट करके निकला भी नहीं होगा, या एक आध अगर निकले भी होंगे तो उनकी गिनती जो है वो की जाए, ऐसा कुछ खास उनका काम जो है वो नज़र नहीं आता। ये काम नज़र आए इसके लिए 10 वर्षों का समय चाहिए होता है। तो 70 सालों में इंडिया में इंडोलॉजी की पढ़ाई नहीं हुई। इंडोलॉजी के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इंडोलॉजी के जानकार होते हैं, जैसे आप ओरिएंटलिज़्म नाम की किताब अगर खोज करके देखना चाहेंगे तो ओरिएंटलिज़्म नाम की किताब किसने लिखी है? तो भैया किसी विदेशी ने लिखी है। अगर आप डायना एक की किताब देखना चाहेंगे जो इंडिया के बारे में है, एक बनारस के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, तो किसने लिखी है भैया? तो बनारस जो नाम की किताब सबसे फेमस आती है, डायना की आती है, वो विदेशी है। उन्हीं की लिखी हुई इंडिया नाम की किताब भी आती है, वो भी विदेशी है। आप चाहे अगर तंत्र की जो साइड की जो किताबें होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि विदेशी नाम वाले सारे लेखक हैं। आप अगर देवी की उपासना से रिलेटेड किताबें देख लेंगे तो उसमें आपको फिर नज़र आएगा कि सारे के सारे विदेशी नाम हैं। एक आध जो भारतीय नाम थे भी, जैसे अभी विवेक देबरॉय वगैरह का नाम आना शुरू हुआ था, तो अभी हाल में ही उनका देहावसान हो गया। तो अब वो है नहीं और उनकी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। उतना काम किसी ने किया हो उसमें, अब मान लीजिए कि महाभारत का वो पूरा-पूरा अनुवाद कर देते हैं, तो महाभारत का 6 ही बार अनुवाद हुआ है। उसमें से 1 बार पूरा-पूरा महाभारत का अनुवाद जो है वो विवेक देबरॉय ने किया था। लेकिन विवेक देबरॉय अब गुज़र गए, तो उतने जानकार किसी व्यक्ति को अब सामने फिर से अगर खड़ा किया जाए, तो फिर से उसे 10 वर्ष तो कम से कम लगेंगे, अगर पूरी महाभारत को वो अनुवाद करना चाहे कोई तो। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये लैप्स होता है, इसकी वजह से भारतीय पक्ष जो होता है, हिंदुओं का पक्ष जो होता है, वो दिखाई ही ना दे
और जो पक्ष विदेशियों का होता है, विदेशियों की मर्जी से चलता है, जिसमें आप कास्ट को दिखा सकते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली, सती प्रथा को दिखा सकते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली, जबकि ये प्रथाएँ जो थी, ये गुलाम भारत की थी। और जितने भी इंडोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये मानते हैं कि जब कोई देश गुलाम होता है, तो उस समय उसकी जो प्रथाएँ हैं, उसका कोई उसकी मान्यता नहीं होती, क्योंकि किसी और का गुलाम है, तो वो उसकी अपनी प्रथा नहीं है, वो कोलोनियलिज़्म का प्रभाव है। तो लेकिन इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि भारतीय पक्ष जो होता है, वो पूरी तरह यहाँ से गायब हो जाता है। विशेषकर हिंदुओं का पक्ष जो होता है, वो पूरी तरह जी, गायब हो जाता है, और विदेशी यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, भारतीय जी। यूनिवर्सिटीज़ में भी यही होता है। तो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ के उदाहरण से नहीं, शायद ज़्यादा लोग समझ पाएँ। मुझे मुझे तो ये लगता है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज में फिर भी कुछ गुंजाइश रहती होगी। भारत की तो तथाकथित टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचा हूँ, और वहां तो हिंदू द्रोह और भारत द्रोह जब तक आपने नहीं किया, तब तक आप बुद्धिजीवी कहलाएंगे ही नहीं। तो दर्शकों श्रोताओं, आपके हिंदुत्व पर, आपके सनातनी होने पर हर एक तरफ से हमले जारी हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं, तो मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको तथ्यों और तर्कों के साथ, आनंद जी आपको तथ्यों और तर्कों के साथ ये चीज दिखा रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो इसको देख के भी आंख बंद करके रवीश पांडे की तरफ बोल सकते हैं कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिस पर हम लगातार बोलते रहे, लेकिन हम अपना बोलना बंद नहीं करेंगे। कल को भले राहुल विंची की सरकार आ जाए, मुझे इस देश पर पूरा भरोसा है, हो सकता है आ भी जाए, और भले हम लोगों के साथ कुछ और हो जाए, क्योंकि राहुल विंची अगर आया तो फिर हम लोगों का क्या होगा आनंद जी, वो आप केवल सोच सकते भूटान हैं। भूटान भूटान भागने की आपकी योजना जो थी, उसको अमल में लाया जाएगा। भूटान लेकिन भाग चलेंगे। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप सभी को ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि हिंदुत्व के जो बाद का प्रदूषण है या जो बाद की कमियां हैं, घूंघट पर फिल्म बनती है, ऑस्कर में चली जाती है, बुर्के पर आज तक कितनी फिल्में बनी है। निकाह फिल्म 30 साल पहले बनी, मुझे लगता है कि आज वो बन भी नहीं पाती, और तब भी जो बनी थी तो इतनी धमकियां मिली और इतनी चीजें हुई, क्योंकि वो 3 तलाक पर था। इन सभी सवालों के साथ, और आप जानते हैं कि मैं आपको सवालों के साथ छोड़ जाता हूं ताकि आप खुद सोचें, मैं आपको पका पकाया कोई रेसिपी या पकवान नहीं दे रहा हूं। तो हम आपको इन सभी सवालों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी को जिस तरह से आपने प्रेम और स्नेह दिया है, प्लीज बनाए रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।